हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। बहुत सारे संधारित्र रहेंगे और एक संधारित्र को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से संधारित्रों को एक दूसरे के साथ संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों के संयोजन का जो प्रथम प्रकार है यह है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन इंग्लिश में इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जो सेकेंड है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन समानांतर क्रम संयोजन को अंग्रेजी में कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, श्रेणी क्रम संयोजन संधारित्रों का और समानांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का। अंग्रेजी में कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कॉम्बिनेशन और समानांतर क्रम संयोजन को पैरेलल ये कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। मान लीजिए बहुत सारे संधारित्र हैं, संधारित्रों की संख्या मान लेते हैं n, स्मॉल n, और n संधारित्रों को कनेक्ट करना है। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसको हैं। देखिए आप लोग यहां पर ये एक संधारित्र हुआ, इसकी धारिता मान लीजिए C1 और यहां से एक और संधारित्र जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। इसकी धारिता मान लेते हैं C2 और फिर यहां इसी तरह से बहुत सारे संधारित्रों को कनेक्ट करेंगे और अंत में nवां संधारित्र हुआ जिसकी धारिता है Cn। बिंदु A और बिंदु B के बीच दोनों संधारित्र n संधारित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब संधारित्रों को जोड़ दिए तो इनका तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इन पर आवेश न दिया जाए। संधारित्र पर आवेश देने का तरीका आप लोगों को बताया गया है। एक क्या करेंगे, एक सेल लेंगे या बैटरी लेंगे और पहले सेल लें, ये सेल का संकेत हो गया, और सेल के धनात्मक सिरा को संधारित्र के दोनों में से एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर देंगे और ऋणात्मक सिरा को ये जो nवां संधारित्र है उसके एक प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिए। तो देखिए क्या होगा, धनात्मक सिरा से, सेल के धनात्मक सिरा से जो संधारित्र का प्लेट जुड़ा हुआ है उस पर उत्पन्न होगा धनात्मक आवेश, मान लेते हैं प्लस स्मॉल q, और जो ऋणात्मक प्लेट से जुड़ा हुआ है, ऋणात्मक सिरा से जो प्लेट जुड़ा है
उस पर उतना ही के बराबर आवेश उत्पन्न होगा माइनस स्मॉल क्यू। बाकी किसी भी प्लेट पर अभी कोई आवेश नहीं होगा। सेल के कारण एक ये आवेश उत्पन्न होगा प्लस स्मॉल क्यू और एक ये आवेश उत्पन्न होगा माइनस स्मॉल क्यू। अब देखना है कि संधारित्र के इन सभी प्लेट्स पर आवेश कैसे उत्पन्न होंगे। तो देखिए, आप लोगों को मैं चर्चा कर चुका हूं, कहीं भी कोई आवेशित वस्तु हो, पिंड हो, और उसके निकट किसी अन्य पिंड को अगर रख दें तो जो अन्य पिंड को हम लोग रखेंगे उस पिंड में आवेशों का पुनः वितरण होता है और इस घटना को कहते हैं प्रेरण। क्या कहेंगे? प्रेरण। किसी भी आवेशित वस्तु के निकट जब कोई अन्य वस्तु को रखते हैं तो इस अन्य वस्तु में आवेशों का पुनः वितरण होता है और इस घटना को कहते हैं प्रेरण। तो यहाँ पर संधारित्र के प्लेट जो होते हैं वो चालक के बने होते हैं, और वो भी चालक कैसा? धात्विक चालक। केवल चालक कहें अगर हम लोग तो हम लोगों को समझना है धात्विक चालक। धात्विक चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति के कारण धातु चालक की तरह आचरण करता है। तो संधारित्र के जो प्लेट्स हैं ये धातु के बने हुए हैं, धात्विक चालक, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्लेट का जो धनात्मक आवेश है वो क्या करेगा कि ये प्लेट और ये प्लेट ये चालक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनके ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा ये। तो इलेक्ट्रॉन जो है आवेशित, वो भी सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन खींचकर इस प्लेट पर हो जाएंगे इधर अधिक से अधिक, और इस पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश है यहाँ, तो इस पर इतना ही कि बराबर माइनस स्मॉल क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कहेंगे ये आवेश आया कहां से? प्रेरण के कारण। और इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और उतना ही के बराबर यहाँ आवेश होगा प्लस स्मॉल क्यू, और प्रेरण के कारण पुनः यहाँ माइनस स्मॉल क्यू, इसी तरह से यहाँ प्लस स्मॉल क्यू। क्लियर हो गया? तो सेल के कारण केवल इस प्लेट और इस प्लेट पर आवेश उत्पन्न होंगे और बाकी सभी प्लेट पर आवेश कैसे उत्पन्न होंगे? प्रेरण के कारण। एक बात यहां ध्यान देना है, अभी जो हम लोग संधारित्रों को जोड़े हैं ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में जो मुख्य बातें हैं वो हम लोग याद रखेंगे। तो प्रथम बात क्या है? श्रेणीक्रम संयोजन में एक संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे के धनात्मक प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। देख लीजिए, इस संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट, इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक, और लास्ट में इसका ऋणात्मक और इधर वाले का धनात्मक। क्लियर हो गया? पहला बात क्या पढ़े हम लोग? प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। एक। अब बात नंबर 2, ये क्या है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होते हैं। संधारित्र का अगर कुल आवेश कहा जाए तब तो 0 होगा, लेकिन संधारित्र का आवेश का मतलब होता है धनात्मक प्लेट पर स्थित आवेश या प्रत्येक प्लेट पर स्थित आवेश का परिमाण। तो यहां देखिए, जितने भी संधारित्र हैं प्रत्येक के धनात्मक प्लेट पर एक ही आवेश है, मतलब यहाँ प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान है। अब देखिए तीसरी जो बात है, यहां संधारित्रों की धारिताएं तो अलग अलग हैं। तो आप लोग पढ़े हैं Q बराबर C इंटू भी क्या है? संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर। तो यहां V बराबर क्या होगा? Q बाई C। आवेश समान है प्रत्येक संधारित्र पर, लेकिन धारिता तो अलग अलग है, और जब धारिता अलग अलग तो विभवांतर का मान भी अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के दोनों प्लेट्स के बीच का जो विभवांतर होता है वो भिन्न भिन्न होता है। क्यों? धारिताओं में असमानता के कारण। और लास्ट में जिन दो बिंदुओं A और B के बीच सभी संधारित्रों को कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, इनके बीच कुल विभवांतर अगर निकालना हो A और B के बीच, तो क्या करेंगे? सभी संधारित्रों को दोनों प्लेट्स के बीच के विभवांतर को आपस में जोड़ देंगे, तो A और B के बीच कुल विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये 4 बातें याद रखना है संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में। प्रथम बात,
प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के ऋणात्मक प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान और धारिताओं में असमानता के कारण संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर भी असमान होते हैं। और जिन दो बिंदुओं के बीच संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है उनके बीच कुल विभवांतर सभी संधारित्रों के दोनों प्लेट्स के बीच के कुल विभवांतरों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ तो दिए हमने, यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए आता है समतुल्य धारिता निकालिए। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में करेक्ट कर दिए, इसे मान लेते हैं फिगर फर्स्ट, तो यहां पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। अब आप कहेंगे समतुल्य धारिता क्या है, समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता देखिए कैसे निकालेंगे। समतुल्य धारिता का मतलब भी समझ में आएगा, पहले समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जहां भी समतुल्य की बात होगी तो समझ लीजिएगा वहां संयोजन जरूर रहेगा। संधारित्रों का संयोजन रहेगा तो कहेगा समतुल्य धारिता निकालिए। समतुल्य धारिता निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, संयोजन में जितने भी संधारित्र मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनके जैसा काम करने वाला अकेला संधारित्र जो होगा उसको कहेंगे समतुल्य संधारित्र, और उसी के धारिता को कहेंगे समतुल्य धारिता। तो आप लोगों को कभी भी संधारित्रों के संयोजन के लिए समतुल्य धारिता का कैलकुलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी संधारित्र हैं सबको पहले हटा देंगे और ए और बी के बीच में केवल एक ऐसा संधारित्र रखेंगे कि जो सबके जैसा अकेले आचरण करे, काम करे। तो देखिए यहां बिंदु ए और बिंदु बी के बीच अकेला संधारित्र यहां कनेक्ट करेंगे और ए और बी के बीच यहां आवेश देने के लिए सेल तो रहेगा ही, ये ध्यान देना है। और अगर सबके रहते हुए सेल के कारण इधर आवेश प्लस क्यू गया, इधर आवेश माइनस क्यू गया, तो अकेले रहने पर भी यहां आवेश प्लस स्मॉल क्यू और यहां आवेश माइनस स्मॉल क्यू। तब न कहेंगे कि सब मिलके जैसा काम किए वैसा ये संधारित्र अकेले काम कर रहा है। एक और बात ध्यान रखना है, सबके रहते हुए बिंदु ए और बिंदु के बीच जितना विभवांतर होगा, अकेला संधारित्र रहने पर भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच उतना ही विभवांतर होना चाहिए। तो तब हम लोग कहेंगे इस अकेले संधारित्र को संयोजन के बदले में समतुल्य संधारित्र और इसकी धारिता को समतुल्य धारिता, इसे सूचित करेंगे ऐसे सी इक्विवेलेंट, सी इक्यू को कहते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट माने समतुल्य। और इस चित्र को मान लें फिगर सेकेंड, ठीक है। अभी देखिए यहां सी इक्विवेलेंट, ये क्या कहेंगे, समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब यहां देखिए आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अभी तो पढ़े हैं कि सभी संयोजन में जितने भी संधारित्र हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, सबके बदले में ये अकेला काम करेगा। मतलब फिगर सेकेंड में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच जितना विभवांतर होगा, फिगर फर्स्ट में भी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच उतना ही विभवांतर होना चाहिए। तो यहां लिखना होगा, अब
फिगर सेकेंड में VA माइनस VB। VA क्या है? बिंदु A का विद्युत विभव और VB क्या है? बिंदु B का विद्युत विभव। तो विभवांतर VA माइनस VB हो गया और बराबर फिगर फर्स्ट में VA माइनस VB। अब देखिए आप लोग, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं, कोई भी संधारित्र हो, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर स्थित आवेश का परिमाण Q बराबर होता है C इंटू V। भी है संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर। तो देखिए आप लोग यहाँ Q बराबर होता है CV, ऐसे Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C। मतलब आवेश में धारिता से जब भाग देंगे ये विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। संधारित्र के आवेश में संधारित्र की धारिता से भाग दे देंगे। अब देखिए, तो A और B के बीच का ये विभवांतर हो गया। अभी जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन समझा रहे थे, तो बताए थे हम कि A और B के बीच जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं, सभी संधारित्रों के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर को जोड़ देंगे, A और B के बीच कुल विभवांतर का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहां देखिए, ये V1 मतलब प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर प्लस V2 दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर प्लस डॉट डॉट प्लस Vn, और फिर इसके बाद Q अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर, अब देखिए V1 यहां दोनों प्लेट के बीच विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटा धारिता। तो यहां हो जाएगा Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Q बटा Cn। ये nवां संधारित्र का धारिता है Cn, और फिर यहां Q बटा C इक्विवेलेंट, Q को अलग करेंगे, कॉमन निकालेंगे यहां, तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। Q और Q कैंसिल, और फिर यहां होगा 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Cn। तो आप लोग यहां ध्यान से देखेंगे, अगर n संधारित्र हो, स्मॉल n संधारित्रों की संख्या है, तो अगर n संधारित्र हो और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तो पूरे संयोजन के बदले में जो समतुल्य धारिता का कैलकुलेशन करना होगा, तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn, सॉरी 1 अपॉन Cn। आप लोग ऐसा फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे, याद है? जब प्रतिरोधकों का संयोजन आप लोग पढ़ रहे थे, तो वहां भी पढ़े थे, दो तरह का संयोजन होता है प्रतिरोधकों का, श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधक के केस में जो समानांतर क्रम में पढ़े थे आप लोग, समानांतर क्रम में जब प्रतिरोधकों को जोड़ते थे, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग प्रयोग क्या करते थे? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन Rn। तो जो फॉर्मूला, जो सूत्र प्रतिरोधक के केस में समानांतर क्रम में होता है, वही सूत्र संधारित्र के केस में श्रेणी क्रम में होता है। क्लियर हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग। ये आप लोग लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 12th के एग्जाम में प्रमाणित करने के लिए, या ऐसे कहेगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला प्राप्त करिए, तो ये काम है। ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े हैं?
अगर n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो समतुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/cn। और अब यहां देखिए आप 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 एक पद हो गया, इस सेकेंड इस तरह से n। तो इनको जब जोड़ेंगे तब नहीं ये मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो इनमें से प्रत्येक पद से बड़ा होगा। 1/c1 से बड़ा होगा, 1/c2 से बड़ा होगा, 1/cn से बड़ा होगा। तो 1/c इक्विवेलेंट बड़ा है 1/c1 से। यहां भी एक में भाग दिया जाएगा c इक्विवेलेंट से और यहाँ एक में भाग दिया जाएगा c1 से, लेकिन ये बड़ा है। बड़ा कब होगा? जब भाग छोटा से देते हैं तो भागफल क्या होता है? बड़ा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां c इक्विवेलेंट बड़ा होगा c1 से, और इसी प्रकार देखेंगे यहां c इक्विवेलेंट बड़ा होगा c2 से डॉट डॉट c इक्विवेलेंट बड़ा होगा cn से। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में कितना भी संधारित्र को हम लोग जोड़ दें तो जितने भी संधारित्र रहेंगे प्रत्येक संधारित्र के धारिता के मान से समतुल्य धारिता का मान क्या होता है? गलत बता दिए, यहां छोटा होना चाहिए। जब देखिए ये 1/c इक्विवेलेंट बड़ा है 1/c1 से, तो छोटा से भाग देंगे तब भागफल बड़ा आएगा। यहां भी एक में भाग दिया जा रहा है, यहां भी तो c इक्विवेलेंट जब छोटा रहेगा तब 1/c इक्विवेलेंट बड़ा होगा। मतलब c इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ छोटा होगा c1 से, c इक्विवेलेंट छोटा होगा c2 से, और c इक्विवेलेंट छोटा होगा cn से। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता से समतुल्य धारिता का मान क्या होता है? छोटा होता है। अगर मान लीजिए 5 संधारित्र हो, एक की धारिता है 1 फैराड, दूसरे की धारिता है 2 फैराड, तीसरे की धारिता है 3 फैराड, चौथे की धारिता है 4 फैराड और पांचवे की 5 फैराड। तो समतुल्य धारिता जो होगा प्रत्येक से छोटा होगा। मतलब जो सबसे छोटा है ना उससे भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का मान सबसे छोटे धारिता से भी, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र का, तो इनमें जो सबसे छोटा धारिता का संधारित्र होगा उससे भी समतुल्य धारिता का मान क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे यहां जो अभी लिखे हैं जितने भी संधारित्र हैं सब अलग अलग है धारिता। अगर ऐसा हो कि n संधारित्र हो लेकिन सभी संधारित्र एक जैसे हो तब क्या होगा? मतलब एक जैसे n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, एक जैसे n संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अगर एक जैसे संधारित्र हैं तो सभी संधारित्र की धारिताएं क्या होंगी? समान हो जाएंगी। मतलब 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस दूसरे का भी 1/c प्लस इसी तरह से बढ़ते जाएंगे आगे।
कहां तक, nवां पद तक। अब बताइए 1/c को कनेक्ट करना, जोड़ना है हम लोगों को सबको। अगर x प्लस एक्स रहता तो 2x करते, तो 1/c प्लस 1/c रहेगा तो 2 इंटू 1/c करेंगे, और n बार है तो n इंटू 1/c इक्विवेलेंट बराबर n इंटू 1/c और फिर 1/c इक्विवेलेंट n बटा c या c इक्विवेलेंट बराबर c अपॉन n। इसका मतलब क्या हुआ, एक जैसे संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो और समतुल्य धारिता का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करेंगे, एक संधारित्र के धारिता में संधारित्रों की संख्या से भाग दे देंगे तो समतुल्य धारिता का मान निकल जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज तब करना है अगर सभी संधारित्र एक जैसे हों। ये देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो संधारित्रों के संयोजन के लिए अगर निकालना हो समतुल्य धारिता तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। फिर यहां 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू देखिए c1 c2 प्लस c1 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू, सॉरी यहां क्या करेंगे आप, ये c इक्विवेलेंट नीचे है ना, ऊपर ले जाएंगे तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू c1 इंटू c2 अपॉन c1 प्लस c2। मतलब अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में हो और समतुल्य धारिता का मान निकालना हो तो समतुल्य धारिता बराबर दोनों संधारित्रों के धारिताओं का गुणनफल बटा दोनों संधारित्रों की धारिताओं का जोगफल। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज तब करेंगे जब दो ही संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों। अगर दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में हुए और समतुल्य धारिता का कैलकुलेशन करना हो तो फॉर्मूला कौन सा होगा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/ca। ठीक है। अब लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है, मान लीजिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं, तो वहां लिखना पड़ेगा ना, तो ये लिखना होगा हम लोग, दो बिंदुओं के बीच दो या अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कहा जाता है यदि पहला नंबर प्रत्येक संधारित्र का धनात्मक प्लेट दूसरे के ऋणात्मक प्लेट के साथ जुड़ा हो। ये जो भी यहां लिखे हुए हैं ये सब हम लोग आज की क्लास में शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, और जो शुरू में श्रेणी क्रम संयोजन में मैं समझा चुका हूं आप लोगों को उसी को अभी लैंग्वेज में यहां लिखा है। सेकंड में क्या है, प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश स्थित हो, समझा चुके हैं। सामान्यतः संधारित्रों की धारिताएं असमान होने के कारण संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर भी असमान हो। और चौथा, दोनों बिंदुओं के बीच, कौन से दोनों बिंदु, जिन दो बिंदुओं के बीच सभी संधारित्र जुड़े हुए हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच कुल विभवांतर सभी संधारित्रों के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतरों के जोगफल के बराबर। अगर ये चारों बातें हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि सभी संधारित्र कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने दें, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।